फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स टॉप 10 बायोलॉजी क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है, अपन डेली एक डिफरेंट जीएस के सब्जेक्ट के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं, उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। सो फ्रेंड्स, आज जो अपन टॉपिक करेंगे वो बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आज के वीडियो में आपके कई सारे ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो कि क्लियर आउट होंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और उम्मीद है कि आप सभी पूरे वीडियो को अच्छे से एक या दो बार देखेंगे ताकि आपके जो कंसेप्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी को लेके वो काफ़ी क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे पैकेजेस के बारे में यहाँ पर 300 से ज़्यादा वीडियोस, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज सभी कुछ आपको अवेलेबल हो रहा है सिर्फ और सिर्फ बहुत कम पैकेज के ऊपर। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप 7023333675 पे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि ये आपको पता है कि ये हमारा शेड्यूल है और आज फ्राइडे है, तो मैं जनरल साइंस यानी कि बायोलॉजी आपके लिए लेके आया हूँ। तो आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। विनेगर इज यूज एज अ कंडीमेंट एंड इट इन द पिकलिंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड अदर फूड्स। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर। तो कॉन्स्टिट्यूएंट बताना है किसका, विनेगर का। ओके, कि विनेगर के अंदर कौन से कॉन्स्टिट्यूट है जो कि अवेलेबल होता है, जैसे कि बुटानोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड या फिर हेक्सानोइक एसिड। ये चार ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो आपके बारे में, आपको विनेगर के बारे में जानना। विनेगर एक कंडीमेंट के तौर पे काम में लिया जाता है, चटनी के तौर पे, ठीक है, सब्जी और खाद्य पदार्थों के नमकीन बनाने के लिए लिया जाता है। ये सभी को आपको पता होगा, बहुत ही कॉमन सा यूज़ है विनेगर का। और विनेगर होता क्या है, सबसे पहले देखिए ये इंपॉर्टेंट है। विनेगर क्या होता है, एक लिक्विड होता है, ठीक है, जिसके अंदर 5 से 20% तो होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड वो इसको अपन लिखेंगे एसिटिक एसिड, ठीक है। और एसिटिक एसिड का जो दूसरा नाम होता है फ्रेंड्स, वो होता है इथेनोइक एसिड। इसीलिए मैंने ऑप्शन में एसिटिक एसिड ना देके इथेनोइक एसिड मैंने आपको दिया है, ताकि थोड़ा सा आपको इसमें आपके दिमाग को थोड़ा ट्विस्ट करना पड़े, ठीक है। एसिटिक एसिड तो सबको पता होता है कि विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है 5 से 20%। इसके अलावा वाटर होता है और कुछ केमिकल्स होते हैं और कुछ फ्लेवरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और ये जो एसिटिक एसिड है वो बनता किसके है, फर्मेंटेशन से बनता है। फर्मेंटेशन किसके फर्मेंटेशन से, इथेनॉल के फर्मेंटेशन से। ओके, और किससे बनता है, बाय एसिटिक एसिड बैक्टीरिया से बनता है। तो इथेनॉल यहाँ पे यूज़ होता है, इथेनॉल का फर्मेंटेशन होगा तब एसिटिक एसिड बनेगा, और इथेनॉल यूज़ होता है इसीलिए इसको इथेनॉइक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको इथेनॉइक एसिड ध्यान रखना है कि ये किससे रिलेटेड है, विनेगर से रिलेटेड है। ओके, और इसके अलावा जो इसके यूजेस हैं वो तो बहुत ही कॉमन यूजेस हैं, जैसे आपको पता है कि कुकिंग इंग्रेडिएंट के तौर पे इसको काम में लिया जाता है। ओके, इसके अलावा पिकलिंग के अंदर इसको काम में लिया जाता है, और बहुत ही ईजीली ये मैन्युफैक्चर्ड हो जाता है, इसलिए इसके वाइड वेराइटीज़ है, जैसे कि इंडस्ट्रियल, मेडिकल, डोमेस्टिक यूज़, कई जगह पे इसको काम में लिया जाता है आज भी। ओके, तो मेरा यहाँ पे जो प्राइम मोटिव था वो ये था कि मैं विनेगर के बारे में आपको ये बताऊँ कि तो किन चीज़ों से बनता है, ठीक है। एसिटिक एसिड से, साथ में वाटर से, और कुछ एक केमिकल से। और एसिटिक एसिड किससे बनता है, फर्मेंटेशन होता है इथेनॉल का, और इसीलिए इसको इथेनॉइक एसिड भी कहते हैं। इसीलिए इसका जो आंसर है वो सी इसका आंसर होगा। ओके, तो देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। HIV मेनली अटैक्स। तो HIV मेनली किसको अटैक करता है। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शंस है और चारों काफ़ी क्लोजली रिलेटेड ऑप्शंस हैं। ओके, जैसे कि ए है अल्फा ग्लोबिन, उसके बाद टी लैम्फोकिट्स, उसके बाद हेल्पर टी लैम्फोकिट्स, और फिर किलर लैम्फोकिट्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए चार आपके पास ऑप्शंस हैं, और उम्मीद है कि आप यहाँ पे 2 या 3 ऑप्शन में काफ़ी कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले HIV होता क्या है ये जानते हैं। HIV क्या है, एक लेंटी वायरस है जो कि किस ग्रुप से बिलोंग करता है, रेट्रोवायरस फैमिली से बिलोंग करता है। सबसे पहले रेट्रोवायरस पेपर में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। ये HIV इन्फेक्शन कॉज करता है। ओवर द टाइम, जब काफ़ी टाइम बीत जाता है तो यही कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एड्स के अंदर। ओके, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये कंडीशन होती है एड्स, जिसके अंदर प्रोग्रेसिव फेलियर हो जाता है किसका, इम्यून सिस्टम का, ठीक है। इम्यून सिस्टम का प्रोग्रेसिव फेलियर हो जाता है, और अगर इसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो कई बार क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो टाइम ड्यूरेशन है वो 9 से 11 साल के अंदर पर्सन की डेथ हो जाती है इस बीमारी के अंदर। ओके, और ये डिपेंड करता है HIV सब टाइप के ऊपर। और यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर अपन बात करें HIV किस तरीके से फैलता है, तो इसके अंदर कई सारे मिथ हैं, जिसके अंदर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो ट्रांसफ़र होता है वो सबसे कॉमन ब्लड के थ्रू, या सीमन के थ्रू,
या फिर वजाइनल फ्लूइड के थ्रू, इसके अलावा प्री इंजैकुलेशन, उसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क। तो ये सब मीडियम है जहाँ से HIV वायरस है वो दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है। ओके, और इन बॉडी फ्लूइड के अंदर HIV होता है जो इसके अंदर सेल्स जो होते हैं वो दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं और दूसरे पर्सन के कौन से हेल्पर, जो हेल्पर टी लैम्फोकेट्स है उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके स्पेशली हेल्पर टी लैम्फोकेट सेल के अंदर एक सेल होता है, यानी कि स्पेशली में CD4 प्लस T सेल्स होते हैं, इसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। ये कौन से होते हैं? हेल्पर टी लैम्फोकेट्स होते हैं। ओके, और अगर अपन बात करें फ्रेंड्स कि ये T सेल्स जो होते हैं इनका रोल क्या है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इनका ह्यूमन बॉडी के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के अंदर। ये जो T सेल्स हैं, टी लैम्फोकेट सेल्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, दो तरीके के होते हैं बेसिकली एक तो किलर होते हैं, एक तो किलर लैम्फोकेट्स होते हैं टी लैम्फोकेट्स, और एक हेल्पर होते हैं। किलर का काम होता है कि बॉडी के अंदर पता करना कहाँ कहाँ पे इन्फेक्शंस जो ये सेल्स बैक्टीरिया है वो कहाँ पे घूम रहे हैं, उनको अटैक करना और उनको ख़त्म करना, स्कैन करना पूरी बॉडी के सरफेस को, ठीक है, कि कहाँ पे बॉडी सेल्स हैं जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनको मारना। और दूसरा जो है हेल्पर है, हेल्पर का काम क्या है? इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ावा देना, इम्यूनिटी सिस्टम को रोबस्ट करना, ठीक है। अगर कोई बाहर से अगर एक्सटर्नल कोई एजेंट्स आए हुए हैं तो उनको रोकना और बॉडी को बचाना, ये इसका काम है। और यहाँ ये अगर कहाँ पे मैच्योर होते हैं फ्रेंड्स ये टी लैम्फोकेट सेल्स, तो ये कहाँ पे मैच्योर होंगे? ये थैमस ग्लैंड के अंदर, थैमस ग्लैंड के अंदर मैच्योर होते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए जानना भी ज़रूरी है। और अगर अपन यहाँ पे बात करें कि आपका आंसर क्या होगा, तो वो होगा हेल्पर लैम्फोकेट, सी यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। टी के देखिए दो पार्ट्स है, मैंने आपको बताया 1 और 2, इसमें से टी हेल्पर वाले जो है इनको डिस्ट्रॉय करता है HIV वायरस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन टॉक्सिक गैसेज हेल्प फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम विच राइपन फ्रूट। तो कौन सा ऐसा नॉन टॉक्सिक गैसेज है जो अपन ने ऑप्शन में दी हुई है, ओके, जो कि एंजाइम्स का फॉर्मेशन करते हैं और राइप करते हैं फ्रूट को, यानी कि पकाने का काम करते हैं, ठीक है। असाइटिलीन, इथेन, मीथेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं एक डिफरेंस आपको बताना चाहूँगा, ये क्वेश्चन के अंदर आपको काफ़ी लोगों को बी ऑप्शन लग रहा होगा इसका आंसर, ठीक है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है जिससे हो सकता है कि यहाँ पे आपका आंसर बदल जाए। एक तो एल्केन और एल्कीन के अंदर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ये कौन से होते हैं? डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, और हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये। और जैसे कि एल्केन और एल्कीन्स है वैसे ही इथेन और इथीन होते हैं, इथेन और इथीन। तो यहाँ पे अगर मैं नेचुरली गैस की बात करूँ, अगर नॉन टॉक्सिक नेचुरल गैस, अगर ऑप्शन में इथीन होता, यहाँ पे अगर इथीन होता तो इसका आंसर इथीन हो सकता था, लेकिन यहाँ पे इथेन है। तो यहाँ पे मैंने एक आर्टिफिशियल गैस का नाम पूछा है जो कि फॉर्म हुई है किसी ना किसी केमिकल के हेल्प से, ठीक है। अगर नेचुरली बात करें तो इथेन वो गैस है जो कि बनती है और राइप करती है किसको? फ्रूट को। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में बी था जो कि इथेन था, तो ये नहीं होगा आपका आंसर। ओके, इथीन होता तो इथीन आंसर हो सकता था, लेकिन अगर यहाँ पे एथाइलिन, एसिटाइलिन यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है तो यहाँ पे ए इसका आंसर होगा। अब एसिटिलीन ये कैसे इसका आंसर है वो भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले राइप होता क्या है? ओके, राइप होना क्या है? राइप पकने क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो भी फ्रूट है वो पैलेटेबल बन जाता है। इसमें स्वीट, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे ही फ्रूट भी स्वीट होना चालू करता है, लेस ग्रीन होना चालू करता है, सॉफ्ट होने चालू करता है जैसे जैसे वो राइप होना चालू करता है। इसमें उसकी एसिडिटी तो बढ़ जाती है जैसे वो राइप होता है, ठीक है, लेकिन साथ में उसके जो ख़राब होने की जो टाइम पीरियड है वो भी उसका कम होता जाता है, यानी कि जैसे आगे बढ़ेगा वैसे ही उसका जो सर्वाइवल है वो मुश्किल होता जाएगा। एक केमिकल होता है जो कि अपन कहते हैं कैल्शियम कार्बाइड, पाउडर की फॉर्म में होता है वैसे ये। तो ये अपन कई कंट्रीज़ के अंदर इसको यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए, फ्रूट को आर्टिफिशियली पकाने के लिए। जैसे ही ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है ये किसका फॉर्मेशन करेगा? एसाइटिलीन गैस का फॉर्मेशन करेगा, और ये गैस एंजाइम्स के साथ में क्या होगी? मिक्सअप होगी और उसके बाद में क्या करेगी? राइप कर देगी किसी भी फ्रूट को। ओके, तो ये कैल्शियम कार्बाइड काफ़ी कंट्रीज़ में बैन भी है क्योंकि इसके कुछ नुकसान भी है, क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड के अंदर कुछ आर्सेनिक, आर्सेनिक और इसके अंदर फॉस्फोरस यूज़ होता है,
जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सीरियस हेल्थ कंसर्न को लेकर ये इश्यूज़ है जो कि क्रिएट करता है। इसी वजह से ये कई सारे देशों के अंदर इसको बैन भी किया हुआ है। तो इसीलिए जो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए वो एसाइटिलीन यहाँ पे आंसर होना चाहिए, जो कि आर्टिफिशियली बनी जा रही है। तो ये यहाँ पे आपका आंसर होगा। अगर इथीन होता, अगर यहाँ पे ऑप्शन में ये होता, तो यहाँ पे आपका आंसर भी हो सकता था। देखते हैं नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज द इकोलोकेशन फॉर पाथ फाइंडिंग और फॉर प्रे डिटेक्शन। तो निम्नलिखित में से कौन इकोलोकेशन पथ खोजने या शिकार के खोज के लिए काम में लिया जाता है। तो इकोलोकेशन जो मैंने ऑप्शन में दिए हुए हैं, ये कौन से ऐसे 3 में से ऑप्शन है जो कि इकोलोकेशन यूज़ करते हैं, किसके लिए, रास्ते का पता करने के लिए या फिर अपने शिकार को पता करने के लिए। आप इमेज में देख सकते हैं ऐसा होता है, ठीक है। कुछ सोनिक रेज है जो कि जाती है, टकरा के वापस आती है और ये अपना जो प्रे है या फिर रास्ता है वो ये पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन है, बैट्स, डॉल्फिन्स और फैल्कॉन्स। ओके, और यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो भी यहाँ पे सही आंसर है, यानी कि बैट और डॉल्फिन ये दोनों, और साथ में वेल्स भी आप वेल्स भी है जो कि एक और ऐसा चीज़ है जो कि ये टेक्निक को यूज़ करती है, इको लोकेशन को यूज़ करती है। ओके, तो यानी कि जो बाज है वो ये यूज़ नहीं करता है। अब सबसे पहले समझते हैं कि इको लोकेशन होता क्या है। इसको बायोसोनार भी कहा जाता है, बायोसोनार। ओके, बायोलॉजिकल सोनार है जो कि कई सारे एनिमल यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, इमिट करते हैं जब वो कॉल्स को, यानी कि जब आवाज़ करते हैं और इकोज़ करते हैं तो वापस से किसी भी ऑब्जेक्ट के टकरा के वो वापस आती है और उससे वो पता कर लेते हैं, जब वो टकरा के वापस आती है इकोज़, ओके, तब वो उसको कैच करके पता कर लेते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना दूर है या सामने कौन सा ऑब्जेक्ट है उनके सामने। ठीक है, तो ये किसके लिए, नेविगेशन के लिए और साथ में प्रे करने के लिए, ओके, हंटिंग के लिए काम में लेते हैं एनिमल्स। और कई सारे ऐसे मैमल्स हैं, कुछ बर्ड्स भी हैं, जैसे बैट मैंने आपको बताया, वेल्स है, डॉल्फिन्स है, वो सभी इसको यूज़ करती है। अगर ह्यूमन की बात की जाए कि ये ह्यूमन में होता है या नहीं होता है, तो फ्रेंड्स देखिए दुनिया में कई सारे ऐसे ब्लाइंड लोग हैं जिनको ये टेक्निक सिखाई जाती है। ठीक है, वो अपने जो छड़ी होती है, अपने जो फुट होते हैं, उन सब से क्या करने की कोशिश करते हैं, आवाज़ करते हैं, लेकिन वो आवाज़ इतनी ज़्यादा धीरे होती है, जब वो टकरा के वापस आती है तो नेचुरली उसको कोई उसको कैचअप नहीं कर सकता। ओके, लेकिन अगर आपको इतना जो ब्रेन है उसको इतना कॉन्शियस कर दिया जाए ट्रेनिंग के बाद, तो ब्लाइंड लोग क्या करते हैं, उन इकोज़ को कैच करने की उनके पास में पावर आ जाती है। ओके, और तब फिर वो इको लोकेशन को यूज़ करना सीख जाते हैं। तो इस तरीके की दुनिया में कई जगह ट्रेनिंग दी जाती है जहाँ पे साउंड वेव्स को इंटरप्ट किया जाता है और जो ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ से जब रिफ्लेक्ट होकर जो साउंड आता है उसको कैच करके वो उसका डिस्टेंस और कौन सा ऑब्जेक्ट है सामने ये पता कर लेते हैं। ओके, और अकोस्टिंग वे फाइंडिंग के लिए, नेविगेशन के लिए ये ब्लाइंड पीपल इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर था वो भी आपका आंसर था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेयरेस्ट टाइप ऑफ WBC इन द ह्यूमन बॉडी। तो कौन सा रेयरेस्ट टाइप ऑफ WBC है, यानी कि वाइट ब्लड सेल है ह्यूमन बॉडी के अंदर, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, हैसिनोफिल या फिर मोनोसाइट। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे चारों ही क्या है, पहली बात तो WBC के ही पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपसे पूछा कि रेयरेस्ट टाइप कौन सा है WBC का। सबसे पहले तो अगर मैंने आपसे WBC पूछा है तो आपको WBC पता होना चाहिए। इसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स भी है। और ये क्या, इम्यूनिटी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बॉडी के अंदर काम करते हैं। ठीक है, जो इन्फेक्शन डिजीज़ है, जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, ये अपने बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं और इनके अंदर न्यूक्लियस भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, इनके अंदर न्यूक्लियस भी होता है जो कि RBC के अंदर और प्लेटलेट्स में नहीं होता है। अगर अपन बात करें इसकी क्वान्टिटी की तो 4000 से 11000 ओके वाइट ब्लड सेल होते हैं एक माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड के अंदर। वहीं अगर मैं RBC की बात करूं तो 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक होते हैं। प्लेटलेट्स 5 लाख पहुंच जाते हैं। तो सबसे कम क्या होता है, WBC होता है। ओके, अपने ब्लड के अंदर अगर अपन बात करें RBC की तो RBC 40-45% तो RBC ही होता है। उसके बाद जो बचा हुआ है वो क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स है। उसके बाद में WBC जो होता है वो नियर बाय सिर्फ 1% होता है और ये ही अपना इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा करता है। ओके, इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। वैसे तो ऑप्शन में मैंने 4 दे रखे हैं,
ठीक है। एक लैम्फोकेट्स भी होते हैं, जो कि लैम्फोकेट्स जो कि मैंने आपको पढ़ाए थे, टी लैम्फोकेट्स WBC के ही एक पार्ट होता है टी लैम्फोकेट्स, जो कि थोड़ी देर पहले HIV के टाइम पे अपन ने पढ़े थे। ठीक है, WBC का ही एक पार्ट है टी लैम्फोकेट्स भी। तो इसी के अंदर किलर भी थे और दूसरे वाले भी थे, हेल्पर भी थे, क्योंकि यही इम्यूनिटी सिस्टम करते हैं। HIV इसी को डिस्टॉर्ट करता है, ठीक है, इसी को ख़राब करता है। और ये कई सारे अपने फिजिकल और फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि मैंने जो 4 ऑप्शन में दिए और एक ये वाला था। ओके, अगर अपन बेसोफिल की बात करें तो ये सबसे लीस्ट कॉमन है, सिर्फ 0.5 से लेकर 1% WBC के अंदर ये होता है। और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? इन्फ्लेमेटरी जो रिएक्शंस होते हैं इम्यून रेस्पॉन्स को लेके, वो इस चीज़ को लेकर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, और कई सारे जो एलर्जिक डिजीजेज हैं वो भी, उसका फॉर्मेशन भी इसी के वजह से होता है, अगर ये अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा तो, जैसे कि अस्थमा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये बेसोफिल है, इसके पास क्या होता है? एक एंटी कोगुलेंट होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम होता है हैपरिन। ये प्रिवेंट करता है ब्लड को फ्रॉम क्लॉटिंग टू क्विकली, ज़्यादा जल्दी क्लॉटिंग ना हो। ओके, इसलिए ये इसका काम करता है हैपरिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जाता है। तो ये चीज़ है जो कि आपको याद रखनी है, और आपका यहाँ पे जो आंसर होगा वो ए यहाँ पे आपका आंसर होगा। मैंने बताया 0.5 से 1% ही सिर्फ होता है WBC के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन बॉडी द पैनक्रियाज सीक्रेट्स इट्स एंजाइम्स इनटू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? मानव शरीर में अंगनाशय एंजाइम का स्त्राव निम्नलिखित में से कहाँ करती है? तो जैसे कि यहाँ लीवर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, लीवर, ओके, स्टमक। देखिए 3 चीज़ें यहाँ पे मेंशन है इस डायग्राम में, लीवर है, स्टमक है और पैनक्रियाज है। तो ये देखिए लीवर यहाँ पे बाइल पिगमेंट है जो कि ये फॉर्म कर रहा है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और यहाँ पे फैट का क्या करता है? इमल्सिफिकेशन। ठीक है, इमल्सिफिकेशन करने का काम करता है, इसको ऑब्जर्व करने का, इसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। ओके, प्रोटीन का यहाँ पे हो जाता है, और उसके बाद में प्रोटीन, फैट, कार्बो सभी का डाइजेशन करता है वापस है पैनक्रियाटिक जूस, जो कि पैनक्रियाज रिलीज़ करती है। और ये कहाँ रिलीज़ करती है? डुंडम के अंदर रिलीज़ करती है। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे एक पाइप है जो कि डुंडम के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो डी यहाँ पे आपका आंसर है। पैनक्रियाज जो सीक्रेट कर रही है एंजाइम्स, वो कहाँ कर रही है? डुंडम के अंदर सीक्रेट्स कर रही है। ओके, तो सबसे पहले लोकेशन तो आपको पता लगी गई होगी कि एब्डोमिनल जो कैविटी है स्टमक के पीछे, जस्ट ये क्या होता है? पैनक्रियाज होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये देखिए यहाँ पे मिक्स ग्लैंड है। ये मिक्स ग्लैंड क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये क्या करता है? हार्मोन्स का भी सिक्रेशन करती है पैनक्रियाज, और साथ में एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम्स का भी सिक्रेशन करती है। अगर अपन हार्मोन्स की बात करें, कौन से हार्मोन्स है? जैसे कि इंसुलिन, ओके, ग्लाइकोजन, इसके अलावा सोमेटासोनिन, सोमेटास्टैनिन, और पैनक्रियाटिक एक पॉलीपेटाइड होता है, वो भी ये सब रिलीज़ करती है। और डाइजेस्टिव की बात करें तो ये देखिए पैनक्रियाटिक जूस, ये जो जूस है ना, यही क्या है? डाइजेशन का काम करता है। इसके अंदर कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन का, ऑब्जर्वेशन का काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आपके लिपिड्स, चैम सभी को क्या करता है? ऑब्जर्व कर देता है, ठीक है, ब्रेक डाउन कर देता है। और ये कई सारे के एंजाइम्स जो कि इसके अंदर से निकलते हैं। इसके अंदर मैं कुछ आपको नाम भी बता देता हूँ एंजाइम्स का, ताकि आपको ये रहेगा पेपर में कब को आएगा तो आपको ये ध्यान रहेगा कि कौन से एंजाइम्स है और कौन से हार्मोन्स हैं। ओके, तो ये सब जो है, ये सब पैनक्रियाटिक जूस के अंदर होता है, जो मैं आपको नाम लिख के दे रहा हूँ। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन पेपर के लिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइसिनोजिन, एलास्टिस और एमिलस। ओके, ये 3 इंपॉर्टेंट है जो कि क्या है? एंजाइम्स हैं। कौन से? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि पैनक्रियाटिक जूस के अंदर होते हैं। और ये पैनक्रियाटिक कैसा होता है? अल्कलाइन होता है नेचर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हाई कंसंट्रेशन होती है किसकी? बाइकार्बोनेट आयंस की। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे जो आपका आंसर है वो डी यहाँ पे आपका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज टेम्परेरी लास्ट ओनली फॉर ए लिमिटेड पीरियड? तो कौन से ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही, लिमिटेड ही, टेम्परेरी ही रहते हैं? जैसे कि देखिए थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, गोनाड्स या फिर थाइमस ग्लैंड। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस है, और उम्मीद है इसका आंसर सभी को पता होगा। और यहाँ पे जो सही आंसर है वो है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड वो ग्लैंड है जो कि टाइम के साथ बढ़ता है, उसके बाद में थोड़े टाइम के बाद में वापस से डिक्रीज होना चालू करता है। सबसे पहले इसका लोकेशन जानिए, दोनों ही लंग्स के बीच में इसकी लोकेशन है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले इसकी लोकेशन पता करनी ज़रूरी है आपको कि यहाँ होते कहाँ हैं। और जो मैंने आपको टी सेल्स के बारे में बताया था, ओके, वो भी यहाँ पे ही मैच्योर होते हैं। जो अपने हेल्पर सेल थे, ओके, हेल्पर और किलर टी लैम्फोसाइट सेल थे, वो थाइमस ग्लैंड ही मैंने आपको बताया था, वहीं पे ही मैच्योर होते हैं, तो यहीं पे ये डेवलप्ड होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट, ओके, एक हार्मोन का सीक्रेशन होता है थायमोसिन, ये इसको हेल्प करते हैं इसको मैच्योर करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, थायमोसिन कौन करता है, थाइमस ग्लैंड से ये प्रोड्यूस होते हैं, ओके। और यहाँ पे और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको ध्यान रखनी है, जब बर्थ होता है तब इसका 15 ग्राम के आसपास वेट होता है थाइमस ग्लैंड का, लेकिन जब आप पुबर्टी पीरियड के आसपास पहुँचते हो तब अबाउट 35 ग्राम के आसपास इसका साइज़ और वेट पहुँच जाता है। 25 यानी जब पुबर्टी यानी कि 15-20 साल के बाद में ये डिक्रीज़ होना चालू कर देता है वापस से। इसीलिए ये क्वेश्चन बताया है कि आपको टेम्प्रेरी कौन सा ग्लैंड है जो कि लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। 60 ईयर्स पे अगर आप पहुंच गए, ठीक है, तो यहाँ पे आपका लेस देन 15 ग्राम तक इसका साइज़ पहुंच जाता है, वेट पहुंच जाता है, और 75 तक सिर्फ 5 ग्राम का रह जाता है। इसके अलावा इसकी जो पोजीशन है वो फैट कंटेंट ले लेता है बाद में, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो पीरियड है वो बढ़ता रहता है और ये श्रिंक होता रहता है, जो मैक्सिमम इसी टाइम पे ये होता है अवेलेबल, ओके। तो यानी कि जो आपका यहाँ पे आंसर था वो डी आपका सही आंसर था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉस्किटोज कैन बी ए वेक्टर फॉर फॉलोइंग डिजीज एक्सेप्ट, तो निम्नलिखित बीमारियों में वाहक हो सकता है मच्छर सिवाय किसके। तो जो आंसर इसका है कालाजार। कालाजार एक ऐसी बीमारी है जिसका मॉस्किटो के वेक्टर नहीं हो सकता है, बाकी तीनों का हो सकता है, ठीक है। देखिए जो कालाजार जो बीमारी है इसके ब्लैक फीवर भी कहते हैं, इसके अलावा उसको डम डम फीवर भी कहते हैं, डम डम फीवर। और जो इसका साइंटिफिक नेम है जो कि पेपर में पूछते हैं वो विसेरल लेशमैनियासिस, ये इसका नाम होता है, ओके, विसेरल लेशमैनियासिस। तो ये इसका एक्चुअल नाम है जिसको वीएल नाम से भी कहते हैं। ये कालाजार है, बहुत ही सीवियर फॉर्म है, और अगर प्रॉपर डायग्नोस नहीं किया, ट्रीटमेंट नहीं किया तो बहुत हाई फैटेलिटी होती है, ठीक है। प्रोटोजोआ के जो पैरासाइट्स है उनसे ये होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, प्रोटोजोआ के पैरासाइट्स है। और ये सेकंड लार्जेस्ट पैरासाइटिक किलर है इस दुनिया के अंदर, जो कि 2 से 4 लाख लोग हैं जो कि एवरी ईयर इससे इन्फेक्ट होते हैं, ओके। और लीवर हुआ, स्प्लीन हुआ, बोन मैरो हुआ, ये सब इससे बहुत इन्फेक्ट करते हैं, और अगर अनट्रीट रखा जाए तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। सिम्टम्स की बात करें तो फीवर है, वेट लॉस होना, फटीग, एनीमिया, ये सारे जो कुछ एक रीजन्स है जो कि होते हैं। और फ्रेंड्स ये कालाजार होता है किससे, ये बाइट से होता है, किसकी, फीमेल जो सैंड फ्लाइज होती है उनकी बाइट से होता है, ठीक है। फीमेल जो सैंड फ्लाइज हैं उनकी बाइट से कालाजार होता है, ठीक है। ये इसके वेक्टर हैं, मॉस्किटो इनके वेक्टर नहीं है। और ये जो किसके ऊपर फीड रहती हैं, जो एनिमल और ह्यूमन के जो ब्लड है वही इसके ज़रिए हैं ज़िंदा रहने के, और इसी की वजह से ये अपने डेवलप की करती है अपने एग्स को। अगर अपन बात की जाए कि मॉस्किटो, ओके, किन किन बीमारियों के वेक्टर है, तो यहाँ पे देखिए मलेरिया, डेंगू, ओके, उसके अलावा वेस्ट नाइल फीवर होता है, वेस्ट नाइल वायरस होता है, चिकनगुनिया, येलो फीवर, फिलारिसिस, जापानीज एन्सेप्टिलिसिस, ये सारी जो बीमारियाँ, जीका वायरस जो कि फेमस है, ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है। जीका वायरस, इसका भी एजेंट कौन है, मॉस्किटो ही है, वेक्टर कौन है, मॉस्किटो ही है। तो ये सारी फेमस बीमारियाँ हैं जो कि मॉस्किटो जिसका वेक्टर होता है, और लेकिन यहाँ पे कालाजार सैंड फ्लाइज है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज हेल्पफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शन, तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन विषाणु जनित संक्रमण के इलाज में सहायक है। ओके, जब भी वायरल इन्फेक्शन होंगे, जो यानी कि जो वायरस से होने वाले जो डिजीज़ हैं, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड, ओके, तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि आपको हेल्प करेगा इससे बाहर आने के लिए, या फिर आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा, तो यह है विटामिन सी। ओके, ए आपका आंसर है। विटामिन सी को कहा जाता है कि ये बहुत हेल्पफुल है वायरल इन्फेक्शन के लिए। अगर आपको फीवर से, कॉमन कोल्ड से, इन सब चीज़ों से दूर रहना है, ठीक है, तो आप विटामिन सी का इंटेक है वो अच्छे तरीके से करिए, आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको ये सब बीमारियाँ होगी। इसका अपन जो नाम होता है इसका एक्चुअली वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। और ये कि कई सारे फूड के अंदर और कई सारे डाइटरी सप्लीमेंट के अंदर ये मिलता है। अगर इसका प्रॉपरली आप इसको ले रहे हो तो स्कर्वी नाम का एक डिजीज़ होता है वो भी नहीं होता है, स्कर्वी,
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक तो स्कर्वी वाली भी, और ये बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिशेंट है जो कि आपके रिपेयर भी करता है टिश्यूज़ को। ओके, फ्रूट्स है, टमाटोज़ है, पोटैटोज़ हैं, इन सभी के अंदर ये अवेलेबल होता है। और साथ में क्या है, विटामिन सी वाटर सॉल्युबल भी है, यानी कि अगर आपने थोड़ा ज़्यादा भी इंटेक कर लिया है तो यूरिन के साथ में ये बाहर चले जाएगा। ओके, और नॉर्मली प्रेफर नहीं, ऐसा नहीं कहा जाता कि आप इसको डाइटरी सप्लीमेंट्स में लीजिए, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती है एक्चुअली। ओके, नॉर्मली इसका जो इंटेक है वो पूरा हो जाता है अगर आप रेगुलर जो डाइट्स आपके ले रहे हो उसके अंदर भी। बेटा ऐसा क्यों होता है कि ये बहुत ही हेल्पफुल है वायरल इन्फेक्शन के लिए? इसका एक रीज़न होता है कि पहले तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है, जो डोनेट कर देता है अपना इलेक्ट्रॉन, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से, ठीक है, जो ये बाकी डिजीज़ है, वायरल इन्फेक्शन, ये सब होते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं इसको, एज ए रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फिर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन होते हैं ये सब। यानी कि अगर ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी अगर अपना डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे जो कमी आ रही है वो इक्वलाइज हो जाएगी और आपको वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका ये जो कंसेप्ट है जो कि याद रख सकते हैं। और कितनी लेनी चाहिए, 40 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम या फिर 280 मिलीग्राम पर वीक, 40 मिलीग्राम पर डे की बात कर रहा हूँ मैं ये। ओके, ये एक नेचुरल एक आपका इंटेक है जो कि विटामिन सी का होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द यूके फूड स्टैंडर्ड एजेंसी। और अगर अपने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए जो कि हैदराबाद के अंदर है, इसके अकॉर्डिंगली भी 40 मिलीग्राम इनफ है एक ह्यूमन के लिए, एक एडल्ट के लिए। ओके, और WHO के अकॉर्डिंगली 45 है पर डे। अगर आप एक नींबू की भी अगर आप पर डे अगर आप इंटेक कर रहे हो तो वो भी मेरे ख्याल से 50 के आसपास, 50 मिलीग्राम के आसपास आपको प्रोवाइड करता है विटामिन सी। तो इसीलिए नॉर्मली कंप्लीट आपका इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन पॉलीसेक्राइड्स। तो कौन सा ग्रुप है इसमें से जिसमें से जो कि पॉलीसेक्राइड्स है। अब ये पॉलीसेक्राइड्स क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए। पॉलीसेक्राइड्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स ही होता है। जनरली आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ये कि कार्बोहाइड्रेट ही है जो कि कई सारी चेन से बनता है। किसकी, मोनोसेक्राइड्स की। ओके, जो कि अपने बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, अपने जो सेलुलर स्ट्रक्चर है उसको हेल्प करते हैं सभी को बाउंड करवा के। और जैसे कि स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, ये सभी पॉलीसेक्राइड्स है। सेलुलोज हुआ, चिटिन हुआ। ओके, देखिए दो तरीके की चीज़ें होती है, एक तो होते हैं मोनोसेक्राइड्स। अब मोनोसेक्राइड्स का जनरल फॉर्मूला होता है CH2O, और फिर यहाँ पे होता है N, और ये N जो है वो 3 हो सकता है या इससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसके, मोनोसेक्राइड्स के ग्लूकोज हुआ, साथ में फ्रक्टोज। लेकिन जब अपन पॉली की बात करते हैं तो पॉली का जनरल फॉर्मूला बनता है CXH2OY, और ये जो X है यहाँ पे, इसकी जो वैल्यू है ओके वो 200 से लेके 2500 के बीच में होती है। और इसीलिए 10 से ज़्यादा चेन होती है किसकी, मोनोसेक्राइड्स की, तब जाके पॉलीसेक्राइड्स बनता है। और ये क्या है, एक स्टार्च ही है जो कि हाइड्रोलाइज किया जाता है, जो कि ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज के अंदर, फॉर्म के अंदर। ओके, और बाद में क्या बनता है, मेल्टोज बनता है। ये ह्यूमन बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ। ग्लूकोज को आपने थोड़ा सा और, जो ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, इसको आपने थोड़ा सा और ब्रेक डाउन किया और माउथ के अंदर क्या बन गया, मेल्टोज बन गया। ओके, तो ये मेल्टोज क्या है, पॉलीसेक्राइड है। और अगर इसकी बात की जाए, दो और चीज़ें हैं जहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपका जो आंसर है वो तो सी यहाँ पे आपका आंसर था। तो मैंने सबसे पहले तो आपको मेल्टोज के बारे में बताया। अब सेलुलोज और चिटिन, ये भी दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको जानना है। तो चिटिन की बात की जाए तो ये क्या है, एक लॉन्ग चेन है ये भी पॉलीमर की, ठीक है, चिटिन। और ये प्राइमरी कंपोनेंट है किसका, सेल वॉल। कहाँ पे, सेल वॉल ऑफ एनिमल, यानी कि एनिमल्स के अंदर मेजरली ये मिलता है। जो सेल वॉल है एनिमल्स की, फंजाई की, एक्सोस्केलेटन, आर्थ्रोपोड्स, इन सब की, ठीक है। तो ये चिटिन वहाँ पे आई और ये पॉलीसेक्राइड्स है। उसके बाद अगर अपन बात करें कि एक और चीज़ थी सेलुलोज, तो सेलुलोज क्या है, मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक पॉलीमर है इस अर्थ के ऊपर। ओके, और ये कहाँ मिलेगा, सेल वॉल ऑफ प्लांट्स के अंदर। जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनकी सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट है सेलुलोज कंटेंट से कॉटन फाइबर भी बनते हैं 90%, वुल के अंदर भी 40 to 40% होता है ये, और इससे पेपर बोर्ड और पेपर भी बनाया जाता है सेलुलोज से। ओके, तो सेलुलोज तो हो गया, यहाँ पे देखिए सेलुलोज तो हो गया प्लांट का,
ये हो गया ह्यूमन का, और ये हो गया एनिमल का। इन तीनों से मैंने इस आपको पॉलीसेकेराइड्स के जो चीज़ें होती हैं वो मैंने एक्सप्लेन करी है। तो तीनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में कई बार इसको पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स, ये आज का इंपॉर्टेंट कंटेंट था जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था बायोलॉजी से। उम्मीद है आप vocab 24 और साथ में GK 24 डाउनलोड करना कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। और ऐसे ही डेली के जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप डेली इसको रिवाइज करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम।